अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस फर्स्ट सेशन में इंडिकेट किया था कि ये जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है, पेमेंट मेथड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। सो टुडे इज़ द सेकंड सेशन रिगार्डिंग दैट। प्रीवियस सेशन में जो कि दैट उसमें मैंने जो है वो आपको बताया था कि एडवांस पेमेंट्स किस तरह जो है वो टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र होती है। देन उसके बाद जो है वो सेकेंडली जो है वो डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, जिसको आप कैड भी कहते हैं, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। और थर्ड मेथड जो था दैट वाज डीए, जिसको आप टाइम कलेक्शन कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। राइट, सो तीन मेथड्स ये थे। और टुडे आई एम इंशाल्लाह विद यू पीपल द लेटर ऑफ क्रेडिट। दैट इज़ अ वेरी टेक्निकल टॉपिक, और उसमें डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत होती हैं, इसकी सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में। आज पूरा एक डिटेल्ड आपसे मैं इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगा एलसी, और एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन एलसी की, व्हाट इज़ एलसी, और उसके रिपरकशंस क्या होते हैं अगर आप उसको कोई भी जो है वो उसकी उसमें डिस्क्रिपेंसीज आने के चांसेस होते हैं अगर आप उसको कंप्लाई ना करें इन फुल। तो उसकी डिफरेंट टेक्निकलिटीज़ हैं जिसको इंशाल्लाह ताला हम प्रैक्टिकली ड्राफ्ट के साथ डिस्कस करेंगे। राइट, तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि व्हाट इज़ बेसिकली अ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट इज बेसिकली अ वर्सेटाइल टूल, और ये क्लोजिंग दिस इज़ यूज टू क्लोज द गैप बिटवीन दी बायर्स एंड सेलर्स। अच्छा, बायर्स एंड सेलर्स जब मैं यूज़ करता हूँ ना, तो इंटरनेशनल जब ट्रांजेक्शन्स होती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, बायर मीन्स बेसिकली द इम्पोर्टर और सेलर मीन्स इज बेसिकली द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर कोई भी हो सकता है, ट्रेडिंग कंपनी भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है, ठीक है। और बायर भी इसी तरह कोई ट्रेडिंग कंपनी भी हो सकती है, और इसके अलावा डिफरेंट पार्टीज जो है वो एज ए बायर का रोल भी प्ले कर सकती हैं। तो अगर मैं सिर्फ इफ़ आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट, तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? नंबर वन, तो दिस इज़ एन अंडरटेकिंग। राइट, तो सबसे पहली ये बात याद रखनी है कि दिस इज़ एन अंडरटेकिंग इशूड बाय अ बैंक, राइट, फॉर द अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट। अच्छा, एप्लीकेंट यहाँ पे क्या यूज़ होगा? एप्लीकेंट विल बी यूज एज अ बायर और इम्पोर्टर हु इज़ गोइंग टू ओपन दी एलसी। तो सबसे पहले ये जहन में रखना आपको कि एलसी कौन ओपन करता है? ओपन करता है बायर, एलसी कर ओपन करता है, राइट, जो कि इम्पोर्टर है बेसिकली इन इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छा, सो इशूड बाय अ बैंक फॉर द अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट बायर टू पे। तो इस केस में क्या हो रहा है? बेसिकली बायर इज गोइंग टू पे द मनी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन फॉर द गुड्स, और वो बेनिफिशरी जो कि सेलर है उसको पेमेंट करने जा रहा है। राइट, क्या चीज़ पे करने जा रहा है? द वैल्यू ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। राइट, सपोज करें $50,000 की एलसी है, तो उस $50,000 की जो गुड्स उन्होंने डिस्पैच किए हैं टू द बायर, उसके लिए आप जो है वो बायर जो है वो ही इज़ गोइंग टू पे द अमाउंट ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइडेड। अच्छा, कंडीशन आ गई यहाँ पे कि प्रोवाइडेड दैट द टर्म्स एंड कंडीशंस। अब व्हाट आर दोस टर्म्स एंड कंडीशंस? आई विल एक्सप्लेन लेटर, राइट, टुडे। Evidence by documents presented. So who is going to present the documents? The exporter or the seller is going to present the document to the bank, and they are complied with within the prescribed deadlines. तो जब मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट, तो वहाँ पे दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर वन, विद रिस्पेक्ट टू एलसी पर्टिकुलरली, कि एक तो आपको कंप्लाइंस करनी है ऑफ ऑल कंडीशंस दैट आर stipulated in the letter of credit, and secondly there is a deadline against each and everything, or against different clauses in the LC. अच्छा, वो prescribed deadlines जो होंगी वो definitely they are mentioned in the letter of credit, so you have to comply all those deadlines. अगर वो deadlines जो है वो फॉलो नहीं होंगी, कंप्लाई नहीं की जाएंगी, तो इसका मतलब है देयर इज गोइंग टू बी एन डिस्क्रिपेंसी, और वो डिस्क्रिपेंसी
ईच एंड एवरी डिस्क्रिपेंसी हैज़ अ चार्ज, ठीक है, दैट हैज़ अ कॉस्ट। सो इस वजह से बहुत केयरफुली स्पेशलाइज्ड लोगों के थ्रू आप जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर बहुत केयरफुली काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली अगर मैं बात करूँ ना, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलसीज। नॉर्मल प्रैक्टिस में, जिसको आप स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कहते हैं, वहाँ पे इररिवोकेबल एलसी जो है वो यूज़ की जाती है, और एक रिवोकेबल एलसी होती है आपकी। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं देखेंगे, जस्ट आई हैव टू डेफिनेशंस। एक इररिवोकेबल एलसी होती है दैट कैन नॉट बी कैंसल्ड विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है। तो अगर एग्रीमेंट हो रहा है एप्लीकेंट के साथ, तो उसके बगैर आप जो है वो या इशूइंग बैंक या कंफर्मिंग बैंक, इफ द लेटर ऑफ क्रेडिट इज कंफर्म्ड एंड द बेनिफिशियरी, सो इट कैन नॉट बी कैंसिल्ड विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ all the concerned parties. So this is the normal practice. रिवोकेबल एलसी क्या होती है कि दैट कैन बी कैंसल्ड बाय द इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक किसका बैंक होगा? बायर्स का बैंक होगा, हु हैज इशूड दिस एलसी एट एनी टाइम विद और विदाउट प्रायर नोटिस टू और एग्रीमेंट ऑफ द बेनिफिशियरी, ठीक है। तो ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सो नॉर्मली बायर और सेलर के दरमियान अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है और स्टेबल रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, सो दे नॉर्मली यूज इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक ड्राफ्ट एलसी का जो है वो शेयर करता हूँ। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स, आपको ये बताता हूँ मैं कि यूसीपी 600 के जो है रूल्स, यूनिफॉर्म कस्टम्स प्रैक्टिसेस, इसके रूल्स होते हैं, जिसमें डिटेल्स में जो है वो एलसी के रूल्स जो है वो डिफाइंड है। इफ समवन वांट्स टू गो इनटू फर्दर डिटेल्स, सो यूसीपी 600 के रूल्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, और उसको आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं इन फर्दर डिटेल्स। बट अगर ये जो ड्राफ्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अगर ये भी आप क्लॉज वाइज इसको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो दैट विल बी गुड इनफ टू एग्जीक्यूट अ ट्रांजैक्शन अगेंस्ट दी एलसी, राइट। सो इसमें आपको फर्स्ट थिंग इन दी एलसी यू वुड फाइंड के, जस्ट ओके। सो ये एक स्टैंडर्ड आपको मिलेगी थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर द ग्लोबल ट्रांजैक्शन, और ये सारे क्लॉजेज आपको चाहे वो यूके का बैंक हो, चाहे वो अमेरिकन बैंक हो, चाहे वो पाकिस्तानी बैंक हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट का बैंक हो, कोई भी बैंक अगर ये एलसी इशू करेगा, या डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट भी इसको कहते हैं, जो भी बैंक ये इशू करेगा, उसकी क्लॉजेज जो होंगी मोरलेस सारी स्टैंडर्डाइज क्लॉजेज होंगी। क्योंकि ये ग्लोबल ट्रांजैक्शन हो रही है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है, तो इस वजह से आप जो है वो इसको स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाते हैं, ताकि ऑल द पार्टीज मस्ट एक्सेप्ट दीज टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट। तो सबसे पहले आप, दिस इज बेसिकली MT-700 के अंडर में इशू ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट होती है, जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं, ठीक है। 40A में आपको ये दिखाएंगे फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, जैसे मैंने इसे प्रीवियस स्लाइड में आपको मेंशन किया कि देयर कुड बी आइदर इररिवोकेबल ट्रांसफरेबल एलसी और रिवोकेबल एलसी, राइट। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है रिवोकेबल इररिवोकेबल एलसी की, तो ये भी ड्राफ्ट जो है वो इररिवोकेबल एलसी का ही है, ठीक है। फिर क्लॉज नंबर 20 में आपको देंगे ये डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट नंबर, जिसको आप लेटर ऑफ क्रेडिट नंबर भी कह सकते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, सही है। सो डीसी नंबर होता है जो कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट नंबर कहलाता है। नॉर्मली ये नंबर्स जो हैं वो आपको हर इनवॉइस में, हर एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट में जो आप मेंटेन कर रहे होते हैं, लाइक पैकिंग लिस्ट हो गई, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, या कमर्शियल इनवॉइस हो गई, तो इसमें आपको मेंशन करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू दी एलसी टर्म्स। अच्छा, उसके बाद अब जैसे ये एलसी है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की, तो आपने देखा होगा कि क्लॉज 20 में लिखा हुआ है एसबी, तो एसबी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, राइट। उसके बाद आगे क्रॉस क्रॉस जो है वो दैट इज अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। अच्छा, देन 31C है। 31C में आ जाएगा आपके, क्या है बेसिकली इसका जो फॉर्मेट होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। ये होगा YYMMNDD, यानी पहले ईयर आएगा आपके पास, फिर मंथ आएगा। फॉर एग्जांपल टुडे इज दी 23rd अप्रैल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2020 इन प्लेस ऑफ YY, MM की जगह आ जाएगा अप्रैल, और DD की जगह आ जाएगा 23rd, राइट। और ये स्टैंडर्डाइज होगा ग्लोबली, जो है वो सेम पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाएगा।
अच्छा, फिर उसके बाद आप आते हैं 40E में। तो 40E में जैसे मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन आपको किया कि यूसीपी यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिसेस का जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंडर में आप जो है ये जो एलसी के रूल्स हैं ये बेसिकली डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आफ्टर दैट 31D आ जाती है। 31D में क्या है आपके पास, डेट एंड प्लेस ऑफ एक्सपायरी। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेडलाइंस। तो हर डॉक्यूमेंट की या हर एग्रीमेंट की, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर। तो इसका मतलब ये है कि ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट हैज़ अ एक्सपायरी डेट एंड इशू डेट। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इसमें एक्सपायरी डेट भी नज़र आ जाएगी आपको, प्लेस ऑफ एक्सपायरी भी। तो सपोज करेंगे अगर ये यूके में जो है वो एलसी ओपन हुई है, बायर इसका यूके में है, तो यूके के बैंक ने जो ये एलसी खोली है तो वहाँ पे प्लेस ऑफ एक्सपायरी में जो है वो यूके आ जाएगा, और डेट ऑफ एक्सपायरी में जो है वो जो भी स्पेसिफाइड डेट है वो मेंशन हो जाएगी यहाँ पे। स्टैंडर्ड शुड बी द सेम लाइक YYMMDD, so that you can understand in a better way कि मंथ, राइट। अच्छा, 51D में आपके पास आ जाता है एप्लीकेंट बैंक। तो एप्लीकेंट बैंक यहाँ क्या हो जाएगा, स्विस बैंक आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूके का ये बैंक है स्विस बैंक, तो ये आ जाएगा आपका, और उसकी डिटेल्स आ जाएंगी उस बैंक की एड्रेस के साथ, ठीक है, कंट्री के नेम के साथ, सिटी के नेम के साथ, और उसका कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। तो एप्लीकेंट का बैंक कौन हो गया, बेसिकली द बायर्स बैंक, राइट। अच्छा, देन 50 क्लॉज नंबर 50, इसमें जो डिटेल्स आ जाएंगी वो एप्लीकेंट की डिटेल आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल एप्लीकेंट इज़ योर बायर या इम्पोर्टर, तो उसकी डिटेल्स आ जाएगी इन प्लेस ऑफ क्रॉस क्रॉस जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो एप्लीकेंट की डिटेल फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ जी, ABC ट्रेडिंग कंपनी यूके, राइट। तो ये आपके पास जो है वो एप्लीकेंट की डिटेल आ जाएगी। फिर अगर आप क्लॉज नंबर 59 पे जाते हैं, तो क्लॉज नंबर 59 जो है आपकी है बेनिफिशियरी की डिटेल। तो जिस तरह आपने एप्लीकेंट की डिटेल दी है वैसे ही आपको बेनिफिशियरी की डिटेल देनी पड़ेगी। तो मैंने आपको अभी बताया था कि बेनिफिशियरी कौन होगा इस केस में, बेनिफिशियरी इज दी सेलर या एक्सपोर्टर हो गया आपका, ठीक है। तो उसका डिटेल नाम आ जाएगा, सपोज XYZ एंड कंपनी आ गया, ABC एंड कंपनी जो थी वो बायर थी, XYZ एंड कंपनी जो है वो आपका बेनिफिशियरी एक्सपोर्टर या सेलर हो गया, ठीक है। ओके, सो ये 59 क्लॉज नंबर के अगेंस्ट में आ जाएगा आपके पास। उसके बाद यू कम टू 32B। 32B में आपको मेंशन किया हुआ है इन्होंने करेंसी कोड और अमाउंट आ जाएगी आपकी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी $50,000 की जो है वो ये एलसी है, तो आपकी $50,000 की अमाउंट आ जाएगी, और नॉर्मली आप US डॉलर में जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट को, जो कि इंटरनेशनल करेंसी है डॉलर की स्टैंडर्डाइज्ड, उसके अंदर आप जो ट्रांजैक्शन है उसको बेसिकली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, सो आफ्टर दैट वी कम टू क्लॉज नंबर 39A। 39A में होता यह है कि परसेंटेज क्रेडिट अमाउंट टॉलरेंस। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस टोटल वैल्यू ऑफ दिस एलसी इज अराउंड $50,000, ठीक है। तो $50,000 की हमने ये एलसी खोली है, लेकिन इन सम केसेस ऐसा होता है कि कुछ आपके जो वो हैं आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें आप जो है वो अपने एक्सपोर्टर को 5% और 10% का मार्जिन दे देते हैं कि अगर वेब्रिज में या वेट में कोई वेरिएशन आ जाता है, या अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वेट एग्जैक्टली जो है वो इक्वलेंट टू $50,000 ना हो, तो उसमें +- 5% 10% का एक मार्जिन दे देते हैं, वो टॉलरेंस लिमिट, ठीक है। तो अगर सपोज करें कि यहाँ पे हम टॉलरेंस लिमिट 5% रखते हैं, तो तकरीबन $2,500 का आप एडिशनल गुड्स जो है वो आइदर साइड, प्लस साइड भी हो सकता है, माइनस साइड भी हो सकता है, यानी ये जो इसकी इनवॉइस बनेगी वो या तो 47,500 भी बन सकती है US डॉलर्स, 52,500 भी बन सकती है, और $50,000 भी बन सकती है। बट द मैक्सिमम रेंज शुड बी, अगर 5% है टॉलरेंस लिमिट, तो 52,500 हो जाएगा, और 47,500 +- 5% के रेंज के अंदर आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे समटाइम्स जो है वो बायर आपको क्रेडिट लिमिट भी, सॉरी ये परसेंटेज जो टॉलरेंस है वो भी आपको अलाउ कर देता है।
अच्छा 41D जो है ये होता है अवेलेबल विद, यानी दिस एलसी शुड बी अवेलेबल विद सच एंड सच बैंक। तो नॉर्मली जो है वो इट शुड बी फ्रीली नेगोशिएबल बाय निगोशिएशंस। उसमें ये होता है कि आप किसी भी बैंक के साथ अगर एक्सपोर्टर जो है वो कंफर्टेबल है काम करने के लिए, तो दे कैन निगोशिएट देयर डॉक्यूमेंट फाइनल डॉक्यूमेंट्स विद एनी बैंक। और अगर यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है 41D में कि अवेलेबल विद एक्स वाई जेड बैंक, फॉर एग्जांपल HBL, तो देन दे हैव टू देन दे हैव टू negotiate the documents to that specific बैंक जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्टर हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिचुएशन है इसके हवाले से। उसके बाद आप आते हैं 41D, अच्छा सॉरी 41D इज ओवर। 42C, सो ड्राफ्ट एट साइट। अच्छा जिस तरह हमने प्रीवियसली दो मेथड्स पढ़े थे ना बैंक कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, कि एक होता है आपका डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, या जिसको आप CAD कहते हैं, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, जिसमें कोई LC की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह एक होता है टाइम कलेक्शन, जहाँ पे आप क्रेडिट अलाउ कर रहे होते हैं 30, 60, 90 और 120 डेज के लिए टू द बायर या इम्पोर्टर। तो वहाँ पे कोई LC नहीं होती है, या टाइम कलेक्शन भी जिसको कहते हैं, या DA भी कहते हैं उसको, ठीक है। लेकिन ये जो LC होगी ना, तो LC में भी आपके पास दो कंडीशंस होती हैं। या तो आप LC एट साइट इशू करवाएं, ठीक है, अगर आप इमीडिएट पेमेंट डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट में लेना चाह रहे हैं, जिस तरह हमने कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट का केस किया था। तो वही LC में अगर एट साइट LC है, तो इसका मतलब जैसे ही डॉक्यूमेंट बायर के बैंक को पहुंचेंगे, तो रिटायरमेंट डॉक्यूमेंट रिटायर करने से पहले बायर का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, और जो सेलर का एक्सपोर्टर का अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी सेफ ट्रांजैक्शन एज फार एज द एक्सपोर्टर इज कंसर्न। और अगर यहाँ पे मेंशन हो कि ये LC है, दिस इज़ फॉर 30 डेज, या यूजेंस की LC है, USANCE यूजेंस LC अगर है, और यहाँ पे मेंशन हो कि 30 डेज है, या 60 डेज है, या 90 डेज है, और 120 डेज है, तो इन दैट केस जो है आपको जैसे ही डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर के बैंक से इंपोर्टर के बैंक में जाएंगे, तो रिटायरमेंट के वक्त एक प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज जो इशू किया गया होगा इस LC के अगेंस्ट में, वो बायर जो है साइन ऑफ करेगा। और मेच्योरिटी डेट इस पे जो आएगी आफ्टर 30 डेज, या आफ्टर 60 डेज, या आफ्टर 90 डेज, या आफ्टर 120 डेज, जो भी एग्रीड अपॉन है LC में, उसके हिसाब से एक मेच्योरिटी डेट जो है वो डिफाइंड हो जाएगी। और उस डेट को जो है वो बायर का अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा इन फेवर ऑफ द सेलर और एक्सपोर्टर। तो ये दिस इज द डिफरेंस बेसिकली LC एट साइट और यूजेंस LC, ठीक है। अच्छा स्पेसिफिक अगर कमेंट्स वगैरह भी हों आप लोगों के, तो इसमें आप लोग डेफिनेटली शेयर भी कर सकते हैं, और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चंस। और मेरी डिटेल्स भी आ रही होंगी इस पे supplychainrising@gmail.com पे, आप जो है वो ईमेल भी कर सकते हैं स्पेसिफिक इंक्वायरीज, और स्पेसिफिक अगर किसी की क्वेरी है। और इसके अलावा जो है वो मेरा लिंक्डइन पे भी पेज है सप्लाई चेन राइजिंग के नाम से, और फेसबुक पे भी मेरा पेज है सप्लाई चेन राइजिंग के नाम से। तो आप ये जो है इसको देख सकते हैं, और कोई क्वेरी है स्पेसिफिकली तो उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं सेपरेटली, राइट। तो अभी आगे चलते हैं, इसमें LC एट साइट और यूजेंस का डिफरेंस मैंने बता दिया। उसके बाद ड्रॉई 42D में जो है वो आ जाएगा ड्रॉई। तो ड्रॉई इज बेसिकली द, नॉर्मली आप इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ लेंगे ड्रॉई इज द बैंक जो कि पेइंग बैंक है, ठीक है। तो देर आर मल्टीपल बैंक्स कैन बी इन्वॉल्व, इंटरमीडियरी बैंक्स, पेइंग बैंक वगैरह आ जाता है, कंफर्मिंग बैंक आ जाता है अगर कंफर्म्ड LC है तो इन दिस केस टू मेक इट सिंपल, हम ये समझते हैं कि ड्रॉई इज बेसिकली द बैंक, बायर्स बैंक, हु इज गोइंग टू मेक द पेमेंट आफ्टर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है। ओके उसके बाद 43P में जो है वो है आपके पास, तो 42D में जो है वो ड्रॉई के बैंक की डिटेल्स आ गई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस केस में एप्लीकेंट बैंक और ड्रॉई बैंक दोनों बोथ आर सेम, तो इसलिए दोनों की डिटेल्स जो है वो आपको सेम नज़र आ रही हैं, राइट। ओके अच्छा आफ्टर दैट जो है हम आते हैं 43P पे। 43P इज बेसिकली पार्शियल शिपमेंट। अच्छा देर आर टू ऑप्शंस, या तो पार्शियल शिपमेंट अलाउड होगी,
या नॉट अलाउड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है अलाउड, तो पार्शियल शिपमेंट का मतलब ये है कि इफ आई गेट अ ऑर्डर ऑफ 100 मेट्रिक टन्स और 43P के अंडर में तो पार्शियल शिपमेंट इज़ नॉट अलाउड। तो इसका मतलब ये है कि सेलर इन एनी केस हैज़ टू execute the shipment, load the containers of that is equivalent to 100 metric tons, 5 containers of 20 tons each, और उसमें partial shipment is not allowed, right? और in case partial shipment is allowed, तो in that case ये होगा कि आप out of those 100 metric tons 20 tons, 40 tons, 60 tons और इवन 80 tons भी आप वन गो में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, शिप आउट कर सकते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग वॉल्यूम होगा वो आप जो है वो, या रिमेनिंग जो टनेज होगा वो आप सेकेंड जो है वो ट्रांजैक्शन के तौर पे आप जो है वो इशू कर सकते हैं, लेकिन इसमें बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट, बट दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड। ठीक है, ओके। तो 43P है पार्शियल शिपमेंट के हवाले से। इसके बाद आपके पास आ जाता है ट्रांसशिपमेंट। 43T में जो है वो ट्रांसशिपमेंट है। 43 में जो ट्रांसशिपमेंट है, इस केस में ड्राफ्ट में इन्होंने लिखा हुआ है नॉट अलाउड। तो ट्रांसशिपमेंट का मतलब ये होता है कि देयर कुड बी टू सिचुएशंस। एक ये होगी कि सपोज करें मैं पाकिस्तान में हूँ, सेलर हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ चाइना की शंघाई पोर्ट पे। ठीक है, तो देयर कुड बी टू ऑप्शंस। कुछ शिपिंग लाइंस ऐसी होंगी पाकिस्तान में जो कि डायरेक्ट जिनकी सर्विस अवेलेबल होगी फ्रॉम कराची टू शंघाई पोर्ट। तो अगर यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट जो है वो नॉट अलाउड है, तो आई हैव टू लुक फॉर सच शिपिंग लाइन जो वेसल की डायरेक्ट सर्विस अवेलेबल हो फ्रॉम कराची टू शंघाई पोर्ट। ठीक है, तो ये उस केस में होगा जब ट्रांसशिपमेंट जो है वो नॉट अलाउड होगी। और अगर ट्रांसशिपमेंट जो है वो अलाउ की हुई है उन्होंने, तो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपके पास डायरेक्ट वेसल जो है वो शिपिंग लाइन से अवेलेबल नहीं है फ्रॉम कराची टू शंघाई पोर्ट, जबकि आपके पास वेसल अवेलेबल है वाया हांगकांग, राइट, और वाया सिंगापुर। तो पहले आपका जो वेसल है वो कराची से जो है वो सिंगापुर जाएगा, और फ्रॉम सिंगापुर टू शंघाई पोर्ट जाएगा। तो ये ट्रांसशिपमेंट जो है वो अलाउड होगी। इन दैट केस ओनली यू कैन एग्जीक्यूट इन सच फैशन। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं 44A में। 44A क्या है कि प्लेस ऑफ टेकिंग इन चार्ज। अच्छा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको ये बताऊं ना कि 43 44A, 44B, 44E और 44F, तो बेसिकली दे आर कंसर्न विद, दे ऑल आर कंसर्न विद पोर्ट ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन, पोर्ट ऑफ लोडिंग। जैसे मैंने 44B में जो है वो आपको बताया है कि प्लेस ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन है या फाइनल डिलीवरी जहाँ पे हो रही है। पोर्ट ऑफ लोडिंग जो हो जाएगी 44E में आ जाएगा। प्लेस ऑफ टेकिंग इन चार्ज ऑफ रिसीट, जहाँ पे रिसीट हो रही है, डिलीवरी हो रही है, 44A में आ जाएगा। और 44F जो है वो हो जाएगा पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, राइट, या एयरपोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। तो देयर समटाइम्स फाइनल डेस्टिनेशन कुछ और होती है, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज कुछ और होता है। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे आपको एलसी में दिए हुए हैं कि अकॉर्डिंग टू योर जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कंट्री, जहाँ पे पोर्ट सी पोर्ट्स मौजूद हैं, उसके हिसाब से आपको ये चारों क्लॉजेस जो है वो मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आप आ जाते हैं, इट्स अ वेरी क्रूशल क्लॉज जो कि इट्स वेरी सिग्निफिकेंट, जिसको आप कहते हैं लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट। ये आती है अंडर क्लॉज 44C। ठीक है, लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट को थोड़ा सा मैं एग्जांपल के साथ आपसे शेयर करूंगा। तो यू हैव टू कीप सम स्पेसिफिक डेट्स इनटू योर माइंड। फॉर्मेट इसका भी वैसे ही होगा, YYMMDD। ठीक है, ईयर मंथ एंड डेट्स। अच्छा, मैं एग्जांपल क्रिएट ये करता हूँ कि लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट है हमारे पास LCI, यानी हमसे मतलब कि एक्सपोर्टर या सेलर के पास LCI। उस LC के अंदर जो लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट मेंशन्ड है, दैट इज उसकी जो डेट होगी वो होगी 1 मई 2020।
ठीक है, तो ये कुछ डेट्स आप जो है अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं कि लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट जो होगी किसी स्पेसिफिक एलसी की, जो कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, वो होगी 1 मई 2020, राइट। अच्छा, अब करना क्या है, अब हमें करना ये होगा कि ये तो हो गई लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट, ठीक है, कि 1 मई से पहले हमें अरेंजमेंट करना है ऑफ द शिपमेंट। अच्छा, नॉर्मली जो वेसल होते हैं वो वीकली बेसिस पे होते हैं। हर वीक में एक वेसल होता है किसी भी डेस्टिनेशन के लिए, इट्स अ नॉर्मल थिंग, राइट। अच्छा, इसके लिए अब इस लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट को मैच करने के लिए या मीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि क्योंकि वीक में एक ही दफ़ा वेसल जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि समवेयर इन, फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम ये कर लेता हूँ कि 22 अप्रैल को मैंने जो है वो फैक्ट्री की लोडिंग की, ठीक है, कंटेनर यानी फैक्ट्री में लोड हो गया, शिपमेंट लोड हो गई और टर्मिनल पे चली गई, कस्टम टर्मिनल पे, ठीक है, राइट। तो ये हो गया 22। अच्छा, 23 वॉज द कट ऑफ डेट। वेसल का एक कट ऑफ होता है कि उस कट ऑफ डेट से पहले आपको शिपमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करनी पड़ती है फ्रॉम योर फैक्ट्री टू द टर्मिनल, राइट। तो 22 या 22 अप्रैल को आपने जो है वो शिपमेंट फैक्ट्री से लोड की। 23 अप्रैल को जो है वॉज द वेसल कट ऑफ। 24 अप्रैल वॉज द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल एट कराची पोर्ट ऑफ द वेसल, ठीक है। 25 को जो है वो ईटीडी कराची हो गया, यानी एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिपार्चर कराची हो गया। और और एक्चुअली 25 जो कि एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिपार्चर था, एक्चुअली एटीडी भी जो है वो सेम डेट पे हो गया, यानी कि जो एक्सपेक्टेड था उसी डेट को वेसल सेल भी कर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वेसल सेल कर गया 25 को, तो 25 की जो डेट होगी वो आपकी लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट कहलाएगी, राइट। दैट डेट विल बी कंसिडर्ड एज latest date of shipment, that is 25th of April in this case. So अब जब 25th April को वैसे सेल कर गया, तो इसका मतलब है कि you are complying this 44C clause and the latest date of shipment which is mentioned here, ठीक है, गॉट इट। तो इस तरह से आपने क्या किया कि एलसी की जो ये स्पेसिफिक जो क्लॉज थी जिसको आपको कंप्लाई करना था वो आपने मीट कर लिया। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर अज्यूम करें आप कि यहाँ पे डेट जो है वो सेम होती 1 में, लेकिन 26 के बजाय आप किसी तरह से अपनी जो प्रोडक्शन आपकी नहीं हो सकी, आप जो है वो शिपमेंट लोड नहीं कर सके टाइमली, और ये जो फर्स्ट की डेट है ये क्रॉस कर गई, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस फिर ये हो सकता है कि अगर आपने विदाउट अमेंडमेंट इस एलसी को एग्जीक्यूट कर दिया तो उस पर डिस्क्रिपेंसी आ सकती है। और डिस्क्रिपेंसी के केस में ये होता है कि आप उसको, मैं इंशाल्लाह ताला जो आप सेशन 3 होगा अल्लाह ने चाहा तो आफ्टर कपल ऑफ डेज, सो उसमें आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इंशाल्लाह कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड डिस्क्रिपेंसीज इन एग्जीक्यूटिंग एन एलसी, और कॉमन जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो क्या होती हैं, और किस तरह उसको जो है वो डिस्क्रिपेंसीज के रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, बाय केयरफुली मेकिंग और प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल केस ना हो और हम अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, जैसे अभी आजकल कोविड-19 चल रहा है, तो इसकी वजह से अगर आपकी लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट क्रॉस कर जाती है और यू कुड नॉट मेक द शिपमेंट टाइमली अकॉर्डिंग टू दिस लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट जो कि मेंशन है, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर ये करना पड़ेगा कि एक तो अमेंडमेंट करवानी पड़ेगी, इससे बायर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि ड्यू टू सच एंड सच रीज़न वी कुड नॉट मेक इट, सो काइंडली अमेंड द एलसी by extending the latest date of shipment to by another week or 10 days so that we can arrange the production and shipment accordingly. तो ये बेसिकली जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हैं, टेक्निकल चीज़ें जो कि दे मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है जी।
ओके। अच्छा, देन आप आते हैं इसके कंडीशंस के पेज 2 पे। ये जो एलसी ड्राफ्ट आपसे मैंने शेयर किया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखेंगे 45A जो क्लॉज है, 45A जो क्लॉज है उसमें मेंशन है डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स एंड और सर्विसेज। तो एज पर परफॉर्मा इनवाइस, जो भी परफॉर्मा इनवाइस इशू की है उसकी डेट आ जाएगी यहाँ पे, साइन बेनिफिशियरी यानी सेलर एक्सपोर्टर के साइन होंगे, प्रोडक्ट का मॉडल नंबर होगा, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, प्रोडक्ट की डिटेल स्पेसिफिकेशन होगी अगर मेंशन करना चाहें तो, क्वांटिटी होगी उसकी, नंबर ऑफ पीसेस लाइक मेट्रिक टन में है, केजीज में है, पीसेस में है, मीटर्स में है, वगैरह वगैरह, ठीक है। प्राइस आ जाएगी आपकी, पर यूनिट प्राइस भी आ जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स भी आ जाएगी, ठीक है। तो पर यूनिट प्राइस के साथ साथ टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स भी आ जाएगी, राइट। अच्छा, फिर डिलीवरी टर्म्स आ जाएगा। इस केस में इन्होंने डिलीवरी टर्म रखी है CIF। यहाँ पे FOB भी हो सकती है, यहाँ पे CFR भी हो सकती है, यहाँ पे CIF भी हो सकती है, या कोई और भी इनको टर्म यहाँ पे हो सकता है। इनको टर्म के हवाले से इंशाल्लाह ताला मेरा प्लान है, अल्लाह ने चाहा तो, कि मैं आई बी कंडक्टिंग अ सेपरेट सेशन सून इंशाल्लाह विद रिस्पेक्ट टू इनको टर्म्स 2020, ठीक है। ओके, तो 46A फिलहाल अभी ये याद रख लें कि यहाँ पे इस केस में ये CIF है जिसमें कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, तो इंश्योरेंस और फ्रेट ऑल हैव टू बी एब्जॉर्ब बाय द एक्सपोर्टर, बेनिफिशरी और सेलर, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं 46A में। 46A जो है उसमें आ जाती है डिटेल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो बायर को रिक्वायर्ड होंगे फॉर क्लियरेंस पर्पस इन इन हिज कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कमर्शियल इनवॉइस, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मेंशन क्या होगा, क्वालिटी मेंशन होगी, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, क्वांटिटी होगी, ठीक है, जो भी मर्चेंडाइज गुड्स आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, और परफॉर्मा इनवॉइस के अकॉर्डिंगली आप जो है वो उसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। डेट होगी, साइन होगी, ओरिजिनल कॉपीज़ जितनी चाहिए आपको, उसके साथ फ़ोटो कॉपीज़ कितनी चाहिए आपको, वो सब एवरीथिंग विल बी मेंशन इन दी एलसी। नंबर सेकेंड ऑप्शन जो है वो पैकिंग लिस्ट है, ठीक है, जिसमें आपको क्वालिटी, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ मर्चेंडाइज, पैलेट्स की डिटेल्स, इसके अलावा आपका नंबर ऑफ बैग्स, शिपिंग मार्क्स, और ग्रॉस वेट, नेट वेट, ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। फिर अगर कोई कंपनी जो है वो गुड्स का इंस्पेक्शन करवाना चाह रही है तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन होगा, राइट। और इसके अलावा जो है एक क्लीन ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग, जिसको ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं, जिसको कॉमनली लोग BL कहते हैं, वो उसकी कॉपी एक चाहिए होगी आपको, ठीक है। देन उसके बाद जो है क्योंकि ये CIF बेसिस पे है, तो CIF केस में आपको मैंने पहले बताया था कि इंश्योरेंस शुड बी बॉर्न बाय द एक्सपोर्टर और सेलर। तो इसके साथ आइटम नंबर 5 में इंश्योरेंस सर्टिफिकेट या पॉलिसी, ओरिजिनल पॉलिसी भी जो है वो इनक्लोज की जाएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, वी कैन डिस्कस इस इन फ्यूचर वीडियोज एज वेल इंशाल्लाह ताला, कि हाउ टू कैलकुलेट अ प्रीमियम इन केस ऑफ इंश्योरेंस। अच्छा, 47A में फिर इसके, ये तो स्पेसिफिक टर्म्स हो गई। इसके बाद 47A में आपके पास जो है वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या एडिशनल कंडीशंस भी होती हैं। इन एडिशनल कंडीशंस में कुछ एक्स्ट्रा आपको जो है वो कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू दी बायर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ड्राइंग अंडर दिस क्रेडिट मस्ट बी फॉर 100% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू। इन्होंने मेंशन कर दिया कि 100% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू में आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स बियरिंग डेट प्रायर टू द इशूइंग ऑफ दिस लेटर आर नॉट एक्सेप्टेबल। अगर कोई शिपिंग डॉक्यूमेंट जो है वो इस एलसी की डेट से पहले इशू हुआ है तो लीगली इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने हाउस BL जो है वो इन्वॉल्व हो गई है, तो डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर है, जो एक्सपोर्टर है, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके लेटर हेड पे ओरिजिनल इशू होने चाहिए। इनवॉइस एक्सीडिंग दिस क्रेडिट अमाउंट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो हमने शुरू में आपको बताया था कि इसका जो इनवॉइस वैल्यू है दैट इज़ ऑफ $50,000 की, जिसमें अगर आपने 5% की प्लस माइनस लिमिट दी हुई है
तो उससे ऊपर एक्सीड नहीं करनी चाहिए गुड्स, तो अदरवाइज जो है वो आपकी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। ओके, देन आप आते हैं आइटम नंबर 47A में, आइटम नंबर 5 जो कि है ऑल बैंक चार्जेस अदर देन दोज ऑफ इशूअर, यानी इशूइंग बैंक जो है आर फॉर बेनिफिशरीज अकाउंट। तो इशूइंग बैंक से रिलेटेड विद इन द कंट्री ऑफ द एप्लीकेंट, यानी यूके के अंदर जो चार्जेस होंगे वो तो चार्जेस बियर करेगा आपका एप्लीकेंट बैंक, लेकिन उसके अलावा आउटसाइड द कंट्री यूके जो चार्जेस होंगे इन दिस केस वो होंगे, दे ऑल विल बी चार्ज्ड टू द बेनिफिशरीज अकाउंट। ठीक है, तो ये बड़ा क्लियर जो है वो एवरीथिंग इज मेंशन इन दी डिटेल्ड एलसी ड्राफ्ट। डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट्स, मैंने जैसे आपको बताया था कि डिस्क्रिपेंसी अगर आ जाती है, कोई चीज़ अगर आपने कंप्लाई नहीं की है अकॉर्डिंग टू दी एलसी टर्म, तो इन दैट केस जो है वो देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी इन दी डॉक्यूमेंट्स, और वो डिस्क्रिपेंसी जो है वो फिर बैंक जो है वो उस पर चार्जेस काट लेता है। ठीक है, चार्जेस डिडक्ट कर लेता है। इन दिस केस इन्होंने लिखा हुआ है कि यूरो 150 जो है दैट विल बी चार्ज्ड टू द बेनिफिशरीज अकाउंट। तो इसका मतलब ये होगा कि बेनिफिशरी को जो है कि स्पेशल पर्सनस जो है वो हायर करने पर स्पेशलाइज पीपल हैव टू प्रिपेयर एंड द डॉक्यूमेंट ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड एग्जीक्यूट द शिपमेंट्स। ठीक है, तो ये इज़ वेरी क्रिटिकल। सो ये हमने देख लिया है। इसके बाद आपके पास आ जाता है ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं ये सारी मैंने बताया था कि इनको टर्म्स अगर होती हैं तो यूनिफॉर्म कस्टम्स प्रैक्टिसेस एक्ट के थ्रू हो जाती हैं, और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है। ठीक है, ये सारे UCP 600 लेटेस्ट जो है वो वर्जन है। और इसके अलावा इसमें जो चीज़ें हैं, हाँ एक और चीज़ है जैसे 47A में आ रही है 10, क्लास नंबर 10 जो है वो कंफर्मेशन चार्जेस। तो सम कुछ केसेस में ऐसा होता है अगर आप नया कस्टमर है, आपका पहली दफ़ा आप काम कर रहे हैं या आपको थोड़ा सा ट्रस्ट, यू आर शेकी इन टेकिंग द डिसीजन, तो आप एक बैंक को मज़ीद इन्वॉल्व कर लेते हैं, यानी एक्सपोर्टर बेसिकली इन्वॉल्व द बैंक, और वो एक्सपोर्टर जो है वो कंफर्मेशन चार्जेस जो है वो यानी बेनिफिशरीज के अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने पहले डेफिनेशन में बताया था कि देयर आर सम टाइमलाइंस डेडलाइंस इन एलसी। तो अगर आप 48 क्लॉज नंबर देखेंगे तो देयर इज मेंशन दैट द पीरियड ऑफ प्रेजेंटेशन मेंशन किया है कि डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन द वैलिडिटी ऑफ द एलसी। तो अगर वैलिडिटी ऑफ द एलसी है सपोज 10th मई, तो ये आपको 10th मई से पहले बैंक के काउंटर पे प्रेजेंट कर देने चाहिए ऑल दी डॉक्यूमेंट जो ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। ठीक है, गॉट इट। तो और अगर यहाँ पे ये मेंशन हो कि विद इन 5, समटाइम ऐसा भी होता है कि एलसी में मेंशन होता है कि पीरियड ऑफ प्रेजेंटेशन जो होगी वो विद इन 5 डेज होगी, विद इन 7 डेज होगी, विद इन 10 डेज होगी, या विद इन 21 डेज होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिफरेंट जो है वो नंबर ऑफ डेज जो है वो मेंशन कर देते हैं। तो बेसिकली दैट इज एक्सप्लेनिंग दी giving you the timelines so that you have to meet those timelines in any case। ठीक है, to successfully execute this transaction। ओके, अच्छा उसके बाद जो है मैंने आपको बता दिया था कि कंफर्मेशन इंस्ट्रक्शन, इस केस में जो है वो कंफर्मेशन इंस्ट्रक्शंस में बी एडेड। तो अगर कंफर्मेशन बैंक चाह रहा है, अगर वो चाह रहे हैं आपके बेनिफिशरी, तो इसमें हम इसको जो ऐड ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एलसी की जो मैकेनिज़्म था उसके हवाले से मेरा ये सेशन था आज का, और इसमें इसका जो थर्ड सेशन होगा इंशाल्लाह वो मेरा प्लान है स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, तो डिस्क्रिपेंसी उसमें हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कॉमन डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, और इनको किस तरह जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह अवॉइड किया जा सकता है इसको। ठीक है, उसके रिpercussions जो है वो क्या हो सकते हैं एक बेनिफिशरी के लिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक दफ़ा फिर मैं आपसे एक तो थैंक यू वेरी मच फॉर
taking your time. और कांटेक्ट डिटेल्स मैंने मेंशन की हुई हैं अपने चैनल की, सप्लाई चेन राइजिंग। यहाँ पे ईमेल भी मेंशन है, फेसबुक पे भी मेरा पेज है सप्लाई चेन राइजिंग के नाम से, लिंक्डइन पे भी सेम नाम से सप्लाई चेन राइजिंग के नाम से जो है वो पेज है। और तो ये बेसिकली है। आई होप you have liked today's discussion and this video. So do share your comments and keep sharing, keep watching my videos. Or soon I'll be announcing the third session of this payment methods in international trade. थैंक यू, और सब लोगों को रमज़ानुल मुबारक जो है वो एडवांस में मुबारक हो। और सी यू later, inshallah.